जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जी। संभवतः उनके इतिहास में भी ये पहली बार हुआ होगा कि उनके मंच से हाँ। मैंने कहा था कि मैं आजीवन हेमंत सोरेन जी का ऋणी रहूंगा। ये दबाव था पार्टी की तरफ से, क्या जवाब बिल्कुल बीजेपी में थे कि हेमंत बिल्कुल सोरेन के बिल्कुल खिलाफ रहता था बोलें? कि आप कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करते जैसे अन्य लोग करते तो हैं। आपका क्या जवाब होता था? मैं हमेशा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं आज जो भी हूँ मेरी पहचान उनकी वजह से है राजनीति। और मुझे कहा गया कि आपके नाम में प्रॉब्लम है, हाँ। आपका जो सरनेम है उस सरनेम के साथ जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट आपको कभी नहीं मिल सकता है। कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आप अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अगर और आक्रामकता के साथ और तीव्रता के साथ बयानबाजी करते बोलते, हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव भी आपको लड़ाया जाता और ठीक ठाक ढंग से आपको पद भी दिया जाता। मतलब क्या मिलने जा रहा है आपको? कोई डील हुई है या पहले से कोई एग्रीमेंट है कि राज्यसभा में व्यवस्था टाइट हो जाए या पार्टी का प्रवक्ता बना दिया जाए या संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, मतलब कुछ तो बात हुई होगी या फिर आपने सीधा कहा कि हेमंत जी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? मैं हमेशा सोचता हूँ लेट द कैप्टन डिसाइड हाँ। कि वो आपको स्लिप में फील्डिंग कराना चाहते हैं, कवर्स में कराना चाहते हैं, लेग्स में रखना चाहते हैं, ऑफ द विकेट रखना चाहते हैं, उनको डिसाइड करने दिया जाए। धोनी जब सीएसके में खेलते हैं दिल खोल कर खेलते हैं। हाँ। पुणे की टीम जब बनी थी कहाँ हो पाई पुणे की टीम सक्सेसफुल? तो चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा जब खेलते हैं तो दिल खोल कर खेलते हैं। बशीर बद्र साहब का एक शेर है कि दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। झारखंड की सियासत में टेक्नोक्रेट टर्न पॉलिटिशियन कुणाल सारंगी ऐसे शख्स में शुमार रहे हैं जिनकी राज्य के हेमंत सोरेन, सियासत के केंद्र बिंदु बने हेमंत सोरेन, झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हेमंत सोरेन से दूरी की, नाराजगी की और प्रेम की कहानियां अक्सर टेलीविजन स्क्रीन पर, अखबारों में, सोशल मीडिया साइट्स पर छाती रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद कुणाल सारंगी हैं। अलग अलग पहचान कुणाल सारंगी की रही है। बहरागोड़ा से 2000 और 2005 में दिनेश सारंगी विधायक जो रहे, उनके बेटे हैं कुणाल सारंगी। एक तो ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि बहरागोड़ा से बहुत कम ऐसे युवा हैं जिन्होंने विश्व के सबसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी से एमबीए किया। एक ये भी पहचान कुणाल सारंगी की है कि 2014 में दिनेशानंद गोस्वामी को, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को, चुनाव में मात देकर, लगभग 15,500 के वोटों से मात देकर पहली दफा विधायक बने। कुणाल सारंगी की एक पहचान ये भी है कि जिनसे इनके सबसे करीब होने का चर्चा होता रहा पूरे झारखंड में, उनसे ही इन्होंने दूरी बना ली। यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने बीजेपी को अख्तियार किया, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और चुनाव लड़ते ही समीर मोहंती से चुनाव हारे भी। 2024 का साल, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, प्रधानमंत्री के आगमन से ठीक पहले, इन्होंने फिर से एक नई पार्टी को अख्तियार किया, जो इनकी पुरानी पार्टी, जो इनके लिए राजनीतिक पदार्पण करने वाली पार्टी रही, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ज्वाइन किया। कुणाल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपके राजनीतिक जीवन में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप ग्राफ बहुत ऊपर नीचे हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत शुभकामनाएं कि आपने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना लिया है दोबारा। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश, और फोर्थ पिलर की पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं जी। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मुझे, चूंकि इंजीनियरिंग के छात्र हम लोग रहे हैं, तो साइन वेव से हमेशा नाता रहा है ट्रिग्नोमेट्री में, तो कहीं ना कहीं मेरा पॉलिटिकल करियर मुझे कई बार साइन वेव जैसा लगता है जी। और लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हेमंत सोरेन जी का, जिन्होंने मुझे राजनीति में हाथ पकड़कर मौका दिया जी, और विधानसभा में जनता की समस्याओं को रखने का भी उसका सौभाग्य मुझे मिला। और जिन कारणों से भी, कई ऐसे कारण थे, मुझे नहीं लगता अब इनकी प्रासंगिकता है इन पर बात तो करने की, मैं उनसे कुछ दिनों के लिए दूर गया था। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जब आप कोई चीज़ बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको उसे दिलाने में जुट जाती है। तो उस तरह से फिर से शायद वो सारी चीज़ें हुई और हेमंत सोरेन जी ने मुझे परिवार में वापस बुलाया। और जिस दिन मैं अपने पुराने परिवार में शामिल हुआ था, मैंने उस दिन ये स्पष्ट किया था कि मेरे लिए शुरू से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सदस्य होना कम महत्वपूर्ण है, हेमंत सोरेन जी का सहयोगी होना, सहकर्मी होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं राजनीति हेमंत सोरेन को देखकर मैंने राजनीति शुरू की थी जी। कई बार जीवन में कुछ घटनाएं होती हैं, शायद वो घटनाएं इसलिए होती हैं ताकि आपको एक अच्छी सीख मिल सके। और मुझे लगता है, मैं क्रिकेट से हमेशा अपने जीवन के पहलू को रिलेट करता हूँ। और सौभाग्य है मेरा कि कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों से मेरी मित्रता भी है, तो उनसे मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी है कि जब कोई चीज़ आप करें, वो गलत हो सही हो, उस पर रिग्रेट नहीं करना चाहिए। और गलती कुछ नहीं होती है, हमेशा सीख होती है। तो मैंने वो सीख ली
और फिर से आज मैं हेमंत सोरेन जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ठीक। राज्य के हित के लिए, हाँ। पार्टी के हित के लिए काम करने को तैयार। अब मैं थोड़ी तारीखों पर आता हूँ। 23 अक्टूबर 2019 आपने पार्टी छोड़ी अचानक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और सबसे बड़े नेता हेमंत सोरेन को ये आखिर वक्त तक में मालूम भी नहीं थी कि कुणाल सारंगी इतने प्रिय व्यक्ति उनके, वे उनसे दूर जा रहे हैं। आपने बीजेपी में जाने के साथ कहा कि मेरे लिए बीजेपी ज्वाइन करना घर वापसी जैसा है, मेरे पिता को बीजेपी नहीं पहचान दिलाई। और फिर एक तारीख आती है 19 मई 2024, आप बीजेपी पर बहुत संगीन आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ते हैं। और उसके बाद फिर एक तारीख आती है जब आप लुइस मरांडी की एक तस्वीर आती है कि आप हेमंत सोरेन से गले लग रहे हैं और कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल रहा 5 वर्षों का, 4 वर्षों का जो ये टाइम पीरियड रहा। ये बयान जब बदलते हैं इस तरह से, आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने जानकार हैं, आपको लगता है कि भरोसा भी डगमगाता है आपके समर्थकों का, आपके रहने उस वालों बात पर आ रहा हूँ आकाश। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी, जी, संभवतः उनके इतिहास में भी ये पहली बार हुआ होगा कि उनके मंच से हाँ, मैंने कहा था कि मैं आजीवन हेमंत सोरेन जी का ऋणी रहूंगा, जी, जिन्होंने मुझे राजनीति में आने का मौका दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी कार्यकर्ता साथियों का मैं ऋणी रहूंगा। भले मैंने पार्टी छोड़ी है, हाँ, और आप देखिए जितने दिन मैं उस पार्टी में रहा, जी, कई बार मैंने नेताओं को देखा है जब वो पार्टी से अलग होते हैं तो वो तुरंत व्यक्तिगत हमले शुरू कर देते हैं, कई बात ऐसी कहते हैं। मैंने कभी भी हाँ, हेमंत सोरेन जी पे कई बार मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप क्यों नहीं पर्सनल अटैक करते हैं। मैंने ये स्पष्ट कहा था कि मैं प्रवक्ता की जो भूमिका है उस भूमिका से हट जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं हेमंत सोरेन जी के खिलाफ कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। दर्शकों के जहन में ये सवाल होगा कि मैं ऐसा आ रहा इसलिए हूं, था मैं क्योंकि आ रहा आप एक दरवाजा बैकडोर से बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी खोल नहीं। के रखना चाहते मैं थे। हमेशा इस चीज में विश्वास करता हूं, जब आप क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल की किसी टीम पर आप खेल रहे हैं, ठीक, दूसरी टीम पर आप जाते हैं, क्रिकेट खेलना आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है, ना कि अपनी पुरानी टीम को गाली देना। जी, और राज्य सरकार ने जब भी कोई ऐसा काम किया जो मुझे लगा कि वो जनहित में नहीं है, तो मैंने उसका विरोध भी किया लोकतांत्रिक तरीके से। हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्री काल में भी किया मैंने। जी। लेकिन मैं व्यक्ति के विरोध करने के लिए मैं राजनीति में नहीं आया हूं, ना मुझे हाँ। वो राजनीति करनी है। ये दबाव था पार्टी की तरफ से क्या जब आप बीजेपी में थे कि हेमंत सोरेन के बिल्कुल खिलाफ रहता था बोलें? कि आप कभी भी व्यक्तिगत हमले नहीं करते जैसे अन्य लोग करते तो हैं। आपका क्या जवाब होता था? मैं नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं आज जो भी हूं, मेरी पहचान उनकी वजह से है राजनीति में। जी, तो मैं व्यक्तिगत हमले करने के लिए नहीं आया हूं। अगर ऐसा कोई निर्णय राज्य सरकार का होता है जो जनहित के विपरीत मुझे लगता है, तो मैं निश्चित रूप से उसका विरोध करूंगा। जैसे कफन योजना जो थी जी, कोविड के समय, मैंने उसका पुरजोर विरोध किया था हाँ। कि राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं होना चाहिए कि वो कफन उपलब्ध तो कराए। आपने तो कुणाल जी जो मैं उसी बात, तो अब आपने जो दूसरी बात कही कि जी। विश्वसनीयता, हाँ, तो मैंने यही कहा कि मैंने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, मेरा ये सोचना था कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म में मैं लोगों का ज्यादा काम कर पाऊंगा, ज्यादा सेवा कर पाऊंगा। लेकिन जिस तरह से पार्टी इस राज्य में फंक्शन कर रही है, और आज उसका हश्र आप देख सकते हैं। ठीक। जब लोकसभा के चुनाव हुए, तो आकाश, जब हम लोग राजनीति में रहते हैं और लोगों का एक मैंडेट होता है, लोग ये सोचते हैं, सर्वे में ये बातें आती हैं कि नहीं, इनको लोकसभा का उम्मीदवार बनना चाहिए। ये मेरा सर्वे नहीं था, ये पार्टी का सर्वे था। मीडिया के इंडिपेंडेंट सर्वेज थे, जिसमें ये स्पष्ट रूप से बात आई कि जो वर्तमान सांसद हैं और मेरा नाम विद्युत वरण महतो जी, 2 नाम आए लोकसभा के टिकट के लिए। पार्टी का ये पूरा अधिकार है कि वो किसे टिकट दे, वो उसको तय करना है। ठीक बात। लेकिन कम से कम ये क्लैरिटी आपके स्टेट लेवल के लीडर्स के पास होनी चाहिए कि आखिर क्यों टिकट नहीं दिया गया, ये कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। वो कम्युनिकेशन की बात तो आप छोड़ दीजिए, चूंकि मेरा नाम शॉर्टलिस्टेड था लोकसभा के चुनाव के लिए, जैसे ही टिकट की घोषणा हुई उसके बाद से सभी पार्टी के कार्यक्रमों में मुझे बुलाना इन लोगों ने बंद कर दिया। सूचना तक नहीं मिलती थी। जबकि मैं कैंडिडेट के नॉमिनेशन में भी गया था, बिना मुझे सूचना मिले मैं फिर भी गया था, क्योंकि मेरा कर्तव्य था, मैं पार्टी का प्रदेश का प्रवक्ता था। लेकिन उसके बाद लगातार जब ऐसी अवहेलना होने लगी, मेरे समर्थकों को कहीं पर भी जगह नहीं दी जाती थी, अपमान किया जाता था, और उसकी पराकाष्ठा तब हो गई जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और मेरे संगठनात्मक तौर पर जो जिले से मैं बिलोंग करता हूं उस जिले में आए। मुझे सूचना तो दूर की बात है, निमंत्रण तो दूर की बात है, खबर तक नहीं की गई कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। जो सीट प्लान बना, मैं एकमात्र प्रदेश का सदस्य था, प्रदेश का पदाधिकारी था उस जिले से, लेकिन मुझे वहां पर जगह तो दूर की बात है, मुझे सूचना तक निमंत्रण तक आपको नहीं दिया गया। तो लाखों के विदेशियों की नौकरी छोड़कर अगर मैं राजनीति में आया हूं, मैं अपमानित होने के लिए नहीं आया हूं। और मैं पॉलिटिक्स बाय चॉइस करता हूं। मैं नेताओं की गणेश परिक्रमा करने के लिए
कोई आपके साथ गलत कर रहा है उसे फिर भी बर्दाश्त करें कि कभी मुझे कोई टिकट मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, इस तरह की राजनीति करने के लिए मैं नहीं आया हूं। हाँ। तो मैंने ये चीजें स्पष्ट रूप से आलाकमान के सामने रखी लोकसभा चुनाव के समय। ठीक बात। लेकिन 2 महीने तक उस पर कोई भी संज्ञान किसी भी लीडर ने नहीं लिया और मुझे कहा गया कि आपके नाम में प्रॉब्लम है। हाँ। आपका जो सरनेम है उस सरनेम के साथ जमशेदपुर से लोकसभा का टिकट आपको कभी नहीं मिल सकता है। तो मुझे लगा अब अगर मुझे नाम अपनी पहचान बदलनी पड़ेगी राजनीति करने के लिए, उससे अच्छा है मैं उस संगठन से अपने आप दूरी बना लूं। ठीक बात। एक तो आपने कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए आपको कहा जाता था। आपके समक्ष तो सीधा जीता जागता जीवंत उदाहरण हिमंता बिस्वा शर्मा है। कांग्रेस मतलब उनकी तो पुरानी पार्टी रही, कांग्रेस से इतने बड़े राजनीतिक फलक पे वो आए और इसके बाद वो बीजेपी में आए और राहुल गांधी के खिलाफ त्वरित टिप्पणियां और इसके बाद उनकी प्रसिद्धि। कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि आप अगर मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अगर और आक्रामकता के साथ और तीव्रता के साथ बयानबाजी करते बोलते, हो सकता है कि लोकसभा का चुनाव भी आपको लड़ाया जाता और ठीक ठाक ढंग से आपको पद भी दिया जाता। ऐसा है आकाश। हाँ, मैंने अपने लाइफ में कुछ अपने प्रिंसिपल सेट किए हैं। जब मैं विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करता था तो वो प्रिंसिपल्स मैंने फॉलो किया और आज मैं फॉलो करता हूँ। मैं ये कभी नहीं देखता हूँ उससे मुझे लॉस होता है या गेन होता है। तो कोई व्यक्ति जिसने आपको पहचान दी हो जी, किसी पद के लिए बिना उसके कसूरवार हुए आप डायरेक्टली उस पर पर्सनल अटैक करें कि उसके घर में नहीं बनती है, तो उसके अन्य व्यक्तिगत जो हमले जिस तरह के लोग करते हैं, जबकि आप तो बहुत ज्यादा करीब थे, आप अंदर की सारी बात जानते बहुत अंदर की मैं उनके करीब भी रहा हूं और मेरे पास बहुत सारी ऐसी जानकारियां थी जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ना मेरी वो संस्कृति रही है, ना मेरी वो परवरिश रही है कि मैं बिलो द बेल्ट जाकर किसी व्यक्ति के खिलाफ हमला करूं, चाहे उसका राजनीतिक परिणाम कुछ भी हो। तो मुझे बिल्कुल भी इस बात का रिग्रेट नहीं है कि अगर इन कारणों की वजह से मुझे लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो मैं ऐसे कई टिकट ठुकरा सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मैं राजनीति अपने शर्तों पर करता हूं, बाय चॉइस करता हूं। ठीक है, अब एक बड़ा सवाल यही है लोगों के जहन में, दर्शकों के भी जहन में होगा और खास करके कोल्हान के लोगों के जहन में ये सवाल है कि अब तो आपने वापसी कर ली पुरानी पार्टी में और हेमंत सोरेन से, कल्पना सोरेन से जो आपकी नज़दीकी की जो खबरें हैं उस पर सब लोगों ने देखा कि कैसे उन्होंने बाहें फैलाकर आपका स्वागत भी किया। मतलब क्या मिलने जा रहा है आपको? कोई डील हुई है या पहले से कोई एग्रीमेंट है कि राज्यसभा में व्यवस्था टाइट हो जाए या पार्टी का प्रवक्ता बना दिया जाए या संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए? देखिए, मतलब कुछ तो बात हुई होगी या फिर आपने सीधा कहा कि हेमंत जी बुलाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? ये एक तरफा वाला। मैं हमेशा सोचता हूँ लेट द कैप्टन डिसाइड। हाँ, कि वो आपको स्लिप में फील्डिंग कराना चाहते हैं, कवर्स में कराना चाहते हैं, लेग्स में रखना चाहते हैं, ऑफ द विकेट रखना चाहते हैं, ये उनको डिसाइड करने दिया जाए जी। कैप्टन सबसे अच्छा जानता है कि किस प्लेयर का इस्तेमाल आपको थर्ड डाउन भेजना है, फोर्थ डाउन भेजना है, ओपनिंग करवानी है, आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करानी है, ये कैप्टन को डिसाइड करना चाहिए। प्लेयर को भी तो पता होगा कि उसका स्ट्रेंथ क्या है। प्लेयर का स्ट्रेंथ है कि वो क्रिकेट अच्छा खेलता है। हाँ, तो अगर नहीं उसमें वो बॉलिंग अच्छा करता है कि ये वो भी कैप्टन को पता होता है कि किस बॉलर को लेने से कॉम्बिनेशन सही रहेगा। आप बुमराह के साथ किस बॉलर को उतार रहे हैं तो आपको कॉम्बिनेशन राइट है, वो कैप्टन जानता है। और जहां तक हेमंत सोरेन जी की बात है, मैं ये स्पष्ट कहता हूं, मेरे पिता के बाद जी अगर मेरे पोटेंशियल को कोई व्यक्ति राजनीति में इस राज्य में जानता है तो हेमंत सोरेन जानते हैं। तो मैंने अपने आप को उनके पास न्यौछावर कर दिया, मैंने उनको सौंप दिया और जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे विधानसभा चुनाव में दी, जिन विधानसभा क्षेत्रों में दी, मैं वहां की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने रीसाउंडिंग मैंडेट दिया है जी, और जो जीत पार्टी को दिलाई है उसमें जो गिलहरी की भूमिका मेरी रही है, जो भी छोटी सी भूमिका, उसके लिए मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो इसलिए ये जो डिस्कशंस हैं कि मेरा मुझे कौन सी सभा मिलने जा रही है, कौन सी सीट मिलने जा रही है, कौन सी, मेरे लिए हेमंत सोरेन सबसे बड़ा टिकट है, सबसे बड़ी सभा है। अच्छा, मतलब फिर भी कुछ तो राजनीति में एक तरफा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है। और मतलब ये कहा जाता है कि राजनीति में एक तरफा गुस्सा हो सकता है तो एक तरफा प्यार भी हो सकता है। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब आपने लोकसभा के दौरान जब आपने इस्तीफा दिया, क्या आप जेएमएम से या जेएमएम के किसी बड़े पदाधिकारी से या कल्पना सोरेन से, या चूंकि हेमंत सोरेन तो उस वक्त जेल में थे, आप टच में थे, बातचीत हो रही थी, क्या हो रहा था? मतलब उस दौरान कोई भी संवाद? देखिए, चाहे उस तरफ से चाहे आपकी तरफ से। बिल्कुल भी नहीं, ये मीडिया का क्रिएशन था। हाँ, लोकसभा के समय में कोई भी बातचीत मेरी नहीं हुई थी। हाँ, और मैंने ये स्पष्ट भी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से। जयराम से मिले थे? नहीं, जयराम से तो मैं आज तक, मुझे लगता है फिजिकली मैं पहली बार मिला हूं जब वो फॉलो अप का एक कार्यक्रम था रांची में, तो पहली मुलाकात मेरी हुई थी, जो एक
पैनल डिस्कशन था। लेकिन और दूसरी बार मेरी मुलाकात स्वेरिंग इन के दिन हुई, जिस दिन ओथ टेकिंग था जी हेमंत जी का, तो उस दिन मेरी मुलाकात हुई। तो जयराम से तो मैं मिला ही नहीं हूँ, पहली बार मेरी मुलाकात उस दिन हुई थी। ठीक लोकसभा के दौरान भी जब चुनाव हुए, हम्म तो मैंने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने की हैसियत से जो कार्य मैं कर सकता था, वो मैंने पूरा किया। लेकिन जब लोकसभा के परिणाम आ गए, उसके बाद भी मेरे प्रति जो रवैया था पार्टी का, प्रदेश के स्तर के नेताओं का या स्थानीय स्तर के नेताओं का, जिन लोगों की इतनी भी राजनीतिक पैठ नहीं है हाँ कि वो पंचायत का चुनाव जीत पाए, हाँ। जिन लोगों की इतनी भी लोगों के पास पहुंच नहीं है कि कोई शादी के कार्यक्रम में भी उन्हें बुलाए, अगर वो लोग ये सोचना समझ ले कि वो आपका राजनीतिक भविष्य तय करेंगे, तो बहरागोड़ा, पुटका, घाटशिला और जुगसलाई की जनता ने उनको आईना दिखाया है इस विधानसभा चुनाव में। अच्छा, एक बात बताएं, आप मतलब पढ़ाई आपकी विदेशों में हुई, आप अच्छी नौकरी कर रहे थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, चूंकि एक विरासत थी, आपके पिता वहां से विधायक रहे, तो आप राजनीति में आए। आपको आपका लॉन्च पैड जो था, लॉन्चिंग पैड जो था, वो जेएमएम ही था और हेमंत सोरेन ने ही हाथ पकड़ के एक तरह से राजनीति में आपकी शुरुआत हुई। अब जब आप मिल रहे हैं पार्टी के अंदर, जब आप पदाधिकारियों से मिलते हैं, जब आप हेमंत जी से मिलते हैं, तो कहा गया कि भाई आप प्रवक्ता का कमान संभालिए, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, संप्रेषण की क्षमता आप में अच्छी है, और आप चूंकि यंग हैं और अर्बन अपील आप में है, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ प्रवक्ता के पद को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, मैंने फिर आपको कहा, हाँ, ये हेमंत सोरेन जी को तय नहीं, करने वो दीजिए, लोकसभा राज्यसभा वाला कोई भी मामला तो पद अलग हो, है। कोई भी हाँ, जिम्मेदारी हो, मैंने स्पष्ट कहा है कि वो जो जिम्मेदारी मुझे मतलब अभी देंगे, किसी भी चीज को लेकर कोई कुछ भी बात नहीं। जब प्यार, मैंने तो फिर कहा आपको, वो प्यार ही क्या जो कंडीशनल हो। हाँ, इफ इट इज लव, इट हैज टू बी अनकंडीशनल। प्यार आप फिर शर्तों के साथ फिर प्यार करते हैं आप। मैंने ये बहुत स्पष्ट, उन्होंने भी ये कहा है कि बिना शर्त के मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं, मैंने भी कहा कि मैं बिना शर्त के आपके पास तो वापस बताइए ना कुणाल जी, मतलब जब आप जा रहे थे उस दिन मुलाकात हुई, क्या बात हुई? मतलब हेमंत जी ने क्या कहा? मतलब और मुझे पहली गले लगाया हाँ, और धुसका खिलाया और बोला कि कोल्हान में फिर से वही कहानी दोहरानी है और तुम्हें अपनी भूमिका निभानी है। और मैंने निभाई। शिकायतें कल्पना सोरेन की भी थी कुछ? निश्चित रूप से रही, क्योंकि वो दोनों से मेरे बहुत ही भावनात्मक रिश्ते रहे हैं। हाँ, तो जब ऐसी कोई भी घटना होती है तो इमोशनली आप जरूर अफेक्टेड होते हैं। तो अब वो बातें बीत चुकी है, अब उस पर और क्या कहना। अब नई शुरुआत है और सब चीज अच्छी होगी आने वाले समय अब थोड़ा राजनीतिक सवाल पर आते हैं। ये तो आपके व्यक्तिगत सवाल थे, व्यक्तिगत जीवन पर और राजनीतिक जीवन पर। चंपाई सोरेन का बीजेपी में आना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जाता है झारखंड की सियासत में, खास करके हाल के दिनों में जो घटनाक्रम हुआ। 5 महीनों तक वे मुख्यमंत्री रहे और इसके बाद फिर वे बीजेपी में आ गए। कहा गया कि चंपाई सोरेन के बीजेपी में आने के बाद कोल्हान से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आएंगे। मतलब कोल्हान में बिल्कुल साफ हो गई थी बीजेपी, 14 में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं था। इस बार कहा गया कि पोटका एक सीट हो सकती है, अर्जुन मुंडा की पत्नी जहां से चुनाव लड़ रही थी, मीरा मुंडा, वहां भी बीजेपी जीतने की संभावना ज्यादा थी। घाटशिला में भी कहा जा रहा था कि रामदास सोरेन की स्थिति अच्छी नहीं है। बहरागोड़ा की सीट पर समीर मोहंती की इमेज पर डेंट था, जिसके बारे में आज भी चर्चा होती है। सरायकेला सीट को लेकर जीत की संभावनाएं थी, हालांकि वो एक सीट निकली है। 5-6 ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी के निकलने की संभावना ज्यादा दिख रही थी। जेएमएम के लोगों से जब हमारी बात हो रही थी, वो लोग कह रहे थे कि अगर चंपाई का प्रभाव हुआ तो कम से कम 4-5 सीटों पर तो निकलेंगे। जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी को छोड़ दिया तो शहरी सीट है, वहां बीजेपी का अपना प्रभाव रहा। चंपाई सोरेन फेल हुए क्या कोल्हान में? क्या लग रहा है? चूंकि रिजल्ट तो उस तरीके के नहीं आए, मतलब कोड़ा दंपति का अपना प्रभाव वाला सीट भी बीजेपी चुनाव हार गई इस बार। देखिए, जो 2019 का सिनेरियो, अगर हम लोग आकाश जी थोड़ा पीछे जाएंगे, ठीक बात, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में उसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहती है जो लोकसभा में टेम्पलेट वो यूज करते हैं। ठीक बात। 14 में से 12 सीटें मिली 2019 में। विधानसभा का परिणाम देख लीजिए, पूरे उसके उलट था। 2024 में 9 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, और जो नॉन रिजर्व सीटें थी वही मिली। रिजर्व सीटें सारी की सारी महागठबंधन के खाते में गई। नॉन रिजर्व सीटों में भी जो जीत का अंतर था, कहीं 4.5-5 लाख था, जो घटकर 1 लाख 1.5 लाख पर आ गया। लेकिन उससे ये सीख नहीं लेते हैं, वो उसी टेम्पलेट को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी आदिवासियों में, आप किसी आदिवासी नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर आप नहीं समझ सकते कि आपने आदिवासियों के दिल में जगह बना ली है। सही। आखिर वो कौन से कारण रहे कि आदिवासी आपसे दूर गए? चाहे वो सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन करने की कोशिश रही हो, अन्य कोई कारण रहे हो, इन लोगों ने कभी भी उन कारणों को समझने की कोशिश नहीं की। पत्थलगड़ी जैसे आंदोलनों पर आपने देखिए, हेमंत सोरेन जी जैसे मुख्यमंत्री बने 2019 के बाद, पत्थलगड़ी के सारे केसेस उन्होंने खत्म किए। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल्स होते हैं, व्हाटएवर लिटिल आई नो,
बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं। एक बार आपसे प्यार कर लिया तो कर लिया, आपसे नफरत कर ली तो कर ली। ठीक है। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, वो सीधा सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र स्तर के नेता हैं, उन्हें आज भी लगता है कि हम टोकनिज्म के माध्यम से ट्राइबल्स का दिल जीत सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से अप्रासंगिक है। अब जहां चंपई सोरेन जी की बात आती है, आप चंपई सोरेन जी के लोकसभा के चुनाव के भी परिणाम को देख लीजिए जी। उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त थी। भले परिणाम जो चाईबासा की सीट थी पश्चिमी सिंहभूम की, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में गई, लेकिन चंपई सोरेन जी के विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी बढ़त मिली थी। सही। तो उनकी भारतीय जनता पार्टी से जीत कोई बहुत आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप जीत के अंतर को देखें, जिस आधार पर चंपई सोरेन जी के भारतीय जनता पार्टी में जाने के घटनाक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जा रहा था, उससे परिणाम कहीं उलट है। मतलब इसका कंक्लूजन क्या है कि मेरा कंक्लूजन सिंपल है कि चंपई सोरेन जी को, जैसे कि एमएस धोनी को सीएसके सूट करता है। हाँ। एमएस धोनी जब सीएसके में खेलते हैं, दिल खोलकर खेलते हैं। हाँ। पुणे की टीम जब बनी थी, कहां हो पाई पुणे की टीम सक्सेसफुल? तो चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा जब खेलते हैं तो दिल खोलकर खेलते हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में ना तो इन्हें दिल से खेलने दिया गया, हाँ, और ना ही जो उपयोग उनका हो सकता तो उपयोग किया गया, बिल्कुल यूज किया गया है। हाँ। और मैं डरता हूं, हाँ, कि इतने बड़े लीडर हैं, मैं मेरे अभिभावक हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, हाँ, उन्हें ये यूज एंड थ्रो ना कर दें। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ तो चंपई सोरेन जी का जो भी इस परिणाम में रहा है, ये स्पष्ट है, हाँ, कि आदिवासी समुदाय, हाँ, आज भी डटकर हेमंत सोरेन जी के साथ खड़ा है। आप ये कह रहे हैं, मतलब अगर उसको मैं फिर से रिफ्रेम करूं तो चंपई सोरेन को सिरे से आदिवासियों ने, कोल्हान के आदिवासियों ने सरायकेला सीट को छोड़ के नकार दिया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, उनको नकारा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि हाँ, वो तो अपनी सीट पर जीते हैं। हाँ। लेकिन जो बाकी कोल्हान की सीटें हैं, जिस तरह से एक स्पष्ट मैंडेट वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है, ये जरूर है कि आदिवासियों का विश्वास आज अगर किसी नेता के साथ है तो हेमंत सोरेन। ठीक है, आपकी तो वापसी हो गई कुणाल जी, लुइस मरांडी की वापसी हुई, हालांकि वापसी क्या हुई, वे आई हैं पार्टी में। क्या इस तरह की चर्चाएं हैं कि कोल्हान से आप भी आते हैं, आपको ज्यादा जानकारी होगी, और कोल्हान से कोल्हान टाइगर भी आते हैं, चंपई सोरेन आते हैं। चंपई सोरेन के जेएमएम में आने की बड़ी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भाई अगर उनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं किया गया, इतने बड़े कद के नेता हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी वापसी संभव है। और चूंकि सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा है कि अगर इस तरह का कोई बात हम लोगों के समक्ष आता है तो हम विचार करेंगे भी इस पे। क्या लगता है, मतलब आपके आने के बाद उनके लिए भी राह जो है वो खुली हुई है क्या आपकी पार्टी में? देखिए, हालांकि ये तो बहुत बड़े लीडर हैं जी, वो राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे उनके ऊपर निर्भर करता है, और पार्टी का हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो तय करेगा। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि चंपई चचा वापस आ जाए, क्योंकि उन्हें सूट करता है। मैंने कहा था आपको, जब एमएस धोनी सीएसके में खेलते हैं तो सूट करता है। हाँ। तो चंपई सोरेन एक नेचुरल उनका कॉम्बिनेशन है, फाउंडर मेंबर रहे हैं। हाँ। और झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके परिवार की तरह है। बिल्कुल। तो मैं तो परिवार से बाहर जाकर मैंने 4 साल में देख लिया क्या बाहर की स्थिति होती है। तो उनको तो कुछ महीनों में ही ये पता चल रहा होगा अभी कि क्या स्थिति है, इसलिए वो जल्दी वापस आ जाए। अगर मुझे आप पूछेगा, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि चंपई सोरेन जी को वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, तो कोल्हान में क्या इस तरह की चर्चा है कि चंपई सोरेन की वापसी को लेकर कोई चर्चा चल रही है कोल्हान में? देखिए, चर्चा तो मीडिया में वो होती रहती है जी, लेकिन मैंने जैसा कहा कि वो इतने बड़े लीडर हैं कि उनका राजनीतिक निर्णय क्या होगा वो खुद करेंगे, और वो कहां जाएंगे, उनकी वापसी होगी कि नहीं, इसका निर्णय भी केंद्रीय नेतृत्व करेगा। मेरी व्यक्तिगत राय अगर पूछेगा जी, तो मैं चाहता हूं कि चंपई चचा ठीक बात वापस आ जाए हमारे परिवार। अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि ये उन नीति नियंताओं और उनके द्वारा निर्धारित की गई तमाम योजनाओं को लेकर अब सवाल हैं, जिन योजनाओं के दम पे इस बार एक बड़ा मैंडेट जो है वो हेमंत सोरेन सरकार को मिला है। एक सवाल ये है कि झारखंड में महिलाओं और खासतौर पर आदिवासी महिलाओं में कुपोषण एक आम समस्या है। ऐसे में अनेक पोषण स्तर में सुधार के लिए दीर्घकालीन योजना बनाने की बजाय मैया सम्मान योजना जैसे फ्री बीज स्कीम कहां तक सही है? ये हमारे एक दर्शक ने ये सवाल आपके लिए भेजा है और कहा है कि भाई पढ़े लिखे व्यक्ति हैं कुणाल सारंगी, चीज़ों को बहुत बारीकी से समझते हैं और टेक्निकल चीज़ों को भी बहुत बारीकी से समझते हैं, और चूंकि विदेशों में रहे हैं तो इस तरह की स्कीम्स और इस तरह की चीज़ों को भी वहाँ के धरातलों पर उतरते हुए भी देखा होगा और यहाँ पर भी देख रहे हैं। आपको लगता है कुणाल सारंगी फ्री बीज स्कीम के साथ है या अगेंस्ट में है? और आपको लगता है कि
इस तरह की स्कीम से अगर चुनाव तो जीत लिया जाता है, स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। मैया सम्मान से यहाँ चुनाव जीता गया, महतारी वंदन योजना से चुनाव जीता जा रहा है, लाडली बहना योजना से चुनाव जीता जा रहा है। अगर बजट से इतना पैसा निकलेगा तो डेवलपमेंट कैसे होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, रोड्स कैसे बनेंगे, पुल पुलिया कैसे बनेगा, सिंचाई का काम कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई के लिए विश्वविद्यालय कहाँ से बनेंगे? देखिए, मैं आप ये स्पष्ट कर दूं आपको मैं कि पार्टी के पदाधिकारी या मैं पार्टी के बिल्कुल कार्यकर्ता के मैं तौर नहीं पर नहीं नहीं जान, मैं मैं एकदम पढ़े लिखे मेरी व्यक्ति के तौर पर मैं मैं भी आपसे आकाश जी वही कहना चाहता हूँ जी कि मैया सम्मान योजना, हाँ इसको हम लोग सिर्फ एक फ्रीबीज के तौर पर नहीं देखें, ठीक क्योंकि जो एज कैटेगरी को मैया सम्मान योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है 18 से लेकर 50 वर्ष की माता बहनों को, ठीक झारखंड में जो स्थिति है महिलाओं की, विशेष तौर पर जैसा हमारा सामाजिक ताना बाना है, जो पारंपरिक परिस्थितियां जैसी रही हैं, तो ये फीमेल सेंट्रिक समाज हमारा नहीं है। आज भी एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए किसी बहन को अपने भाई से, अपने पिता से परमिशन लेना पड़ता है, अपनी फीस भरने के लिए अपने पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। कई बार जो आर्थिक चुनौतियां होती है परिवार के सामने, कई बार इसके कारण जो महिलाएं हैं टैलेंट होने के बावजूद कोई काम, वो छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती है, एक अच्छा कोर्स करना चाहती है, वो वंचित रह जाती है। तो ऐसी महिलाओं के जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया है। 1000 रुपए, 2500 रुपए हो सकता है शहर में रहने वाले लोगों को लगे कि बहुत बड़ी राशि नहीं है, लेकिन गांव में अगर आप जाइएगा, ग्रामांचलों में जिस तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं मैया सम्मान योजना के तहत, ये आने वाले समय में महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए एक बहुत ठोस प्रयास है। लेकिन जो सवाल आपने मुझा बजटीय प्रबंधन का, आज ही आपने देखा होगा कि झारखंड के पास पर्याप्त बजट है कि ये योजना भी जारी रहेगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जिसकी बात आप कर रहे हैं वो स्कीम्स भी जारी रहेंगी। और झारखंड ने स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार के पास जो 1,36,000 करोड़ की राशि बकाया है उसकी डिमांड की है। अगर वो राशि केंद्र सरकार मुहैया करवाती है तो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दिव्यांग लोगों के लिए जो पेंशन की राशि है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता हूं कि समाज के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए अगर इस तरह की स्कीम्स चल रही है उसका विरोध प्रासंगिक नहीं है, मतलब वो चलनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सरकार को बजटीय प्रबंधन को भी इस तरह से देखना चाहिए कि इसके कारण जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद नहीं हो। अगर ये वित्तीय प्रबंधन, हम अपने लीकेज को चेक करें, हमारे कौन से विभाग में लीकेजेस हो रहे हैं, अगर उसको हम चेक करें तो उससे एडिशनल रेवेन्यू आ सकता है। आप देखिए, जो आज लोग बिजली बिल माफी की निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के बिजली विभाग उसकी बकाया राशि वसूल नहीं कर पाता था। अगर वो वसूली सही टाइम पर हो, अगर बिजली की चोरी पर रोक लग सके, तो ये तमाम चीजों से आप रेवेन्यू, आज एक्साइज की जो पॉलिसी है झारखंड की, तो इन सभी पॉलिसीज को अगर रीलुक किया जाए कि कहां पर हम रेवेन्यू एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं, तो हमें जो इस तरह की योजनाएं हैं जिनसे एक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मेन स्ट्रीम में लाने में मौका मिल रहा है, तो योजना आराम से चल। ठीक है, मतलब इसका कोई विरोध नहीं है, मैं बस इस पे तार्किक पक्ष आपका जानना चाहता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि आप जो वृद्ध लोग हैं उनको जो पेंशन का अमाउंट जाता है, जो आंगनबाड़ी सेविका है, उन लोगों के लिए भी तो फिर सोचना पड़ेगा। आपने मैया सम्मान के लिए तो 2500 रुपए की व्यवस्था आपने कर दी, लेकिन जो आंगनबाड़ी सेविका हैं उनके लिए जो अमाउंट है, या जो वृद्ध हैं जो बिल्कुल पूरी तरीके से डिपेंडेंट है सरकार पर कि भाई कुछ पैसा अगर 1000 रुपए आए तो उनका काम चले, उनके लिए फिर सरकार ने नहीं सोचा। अब ये बड़ा सवाल है कि भाई ये तो मतलब डिफरेंशिएट करना हो गया ना, कि एक को आप बहुत अच्छा व्यवस्था दे रहे हैं, उनके अमाउंट उनको बाकायदा पैसा पहुंचा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा जिनको जरूरत है उनको आप कम पैसा दे रहे हैं। तो समाज में तो ये एक तो भेदभाव वाली स्थिति सरकार की तरफ से होगी। मैं इस पे आपको स्पष्ट कर दूं कि राज्य सरकार ने पहले ही पिछली कैबिनेट में जब 2500 रुपए की राशि करने की बात आई थी, उस समय में ये निर्णय लिया गया था कि जो भी अन्य पेंशन की स्कीम्स हैं उनकी राशि को भी आने वाले समय में राज्य सरकार बढ़ाने का काम करेगी। तो इस पर विचार चल रहा है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि जो अन्य तबके के लोग हैं जिनको आर्थिक रूप से सरकार से सपोर्ट मिलता है पेंशन योजना के माध्यम से, उस राशि को भी बढ़ाया जाएगा। कुणाल जी, आपने इस पर अपना मंतव्य रखा, लेकिन एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने बिजली बिल माफ किया, 200 यूनिट तक बिजली फ्री की, अब टैरिफ बढ़ाना शुरू कर दिया आप लोगों ने। अब एक तरह से स्थिति यह है कि अब ये खबरें लगातार आनी शुरू हो गई कि बिजली के दरों में जो है वो कटौती नहीं होगी बल्कि बढ़ोतरी होगी, 3 रुपए तक की बढ़ोतरी की बात सामने आई। दूसरा कि मैया सम्मान योजना में कहा गया कि भाई सबको 18 से 49 साल की महिलाओं को जो है वो
2500 रुपये मिलेंगे दिसंबर से। अब उसमें एक नया क्लॉज आप लोगों ने जोड़ दिया कि भाई दूसरे राज्य से जो बहू आई होंगी इस राज्य में उनको पैसा नहीं देंगे। अगर ये सब करना ही था तो चुनाव के पहले करते। ये तो एक तरह से एजेंडा लग रहा है कि चुनाव जीतने के लिए आपने एक हथकंडा अपनाया, और चूंकि इस तरह की स्कीम्स का पहले भी फायदा राज्यों को मिलता रहा है चुनाव जीतने में, तो आप लोगों ने ये किया और इसके बाद अब इसमें क्लॉज जोड़ रहे हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता 2019 में आप लोगों ने शुरू की थी, हालांकि तब आप बीजेपी में थे। 2019 में बेरोजगारी भत्ता की बात थी। बाद में जब हेमंत सोरेन सरकार से सवाल पूछा गया कि भाई बेरोजगारी भत्ता आपने देने का वादा किया था, कहाँ गया, तब उसमें कहा गया कि नहीं, हम टेक्निकल बेरोजगारों को भत्ता देंगे। तो ये बाद में क्लॉज क्यों जोड़ा जाता है? ये पहले क्यों नहीं बताया जाता है कि हम दूसरे राज्यों से आने वाली बहुओं को, आने वाली बेटियों को पैसा नहीं देंगे? ये क्लियर पहले करना चाहिए। कई बार ऐसी चीजें होती है जिससे कि जो जिन्हें मिलना चाहिए वो लाभ, वो इसलिए वंचित हो जाते हैं कि जिन्हें नहीं मिलना चाहिए वो लाभ उन्हें मिल रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है। तो हमने ये फिल्ट्रेशन किया, और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह भी करूंगा कि अगर कोई बाहर की लड़की है जिसकी शादी हुई है, या महिला है जिसकी शादी हुई है झारखंड में, अगर वो झारखंड में एक तय सीमा तक रह चुकी हैं, यहाँ का सारा उनका डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ के स्थानीय आधार पर बन चुका है, तो सरकार को इसको फिर से देखना चाहिए और उनको भी आपको लगता है कि न्यायोचित है जिन जो यहाँ 20 वर्षों से रह रही हैं, जिनकी शादी हुई 20 वर्षों से? देखिए, मैं हमेशा ये फील करता हूं कि इस तरह की योजनाएं एक्सक्लूड करने के लिए नहीं बनाई जाती है, इंक्लूड करने के लिए बनाई जाती है। तो ये राज्य सरकार निश्चित रूप से देखेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो, ना कि वंचित हो। ये राज्य सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से ये काम होगा, मैं आपको आश्वस्त। अच्छा, ठीक है कुणाल जी, एक तो ये है ना कि जब एक्सपर्ट बताते हैं कि दो तरह की सब्सिडी होती है, एक गुड सब्सिडी, एक बैड सब्सिडी। गुड सब्सिडी वो है कि जब आप सब्सिडी दे रहे हैं तो जो गरीब तबका है, जो आम तबका है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी चीज़ को लेके, जब आप उसको सब्सिडाइज कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तब आप मध्यम वर्ग का भी उतना ही ख्याल रख रहे हैं, वो गुड सब्सिडी है। बैड सब्सिडी ये है कि जब आप बिजली फ्री कर रहे हैं 200 यूनिट तक की, और जब उसका बोझ मध्यम वर्ग परिवार पर पड़ रहा है कि अब उसको 3 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं पर यूनिट, तो उसके लिए वो एक बैड सब्सिडी। झारखंड जैसे एक स्टेट में जो बहुत विकसित नहीं है, जो विकासशील राज्यों की श्रेणी में आता है, जहां बैड सब्सिडी से बहुत नकारात्मक असर मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ता है, और जिसने इस बार तो अपने घरों से निकल के भयंकर तरीके से आपकी पार्टी को वोट दिया है, उनके परिवार के बारे में भी तो सोचने का जवाबदेही हेमंत सोरेन सरकार की है। बिल्कुल हम सोच रहे हैं, लेकिन जब आप 3 रुपए बढ़ा रहे हैं तो उनको भी तो लग रहा है भाई वोट तो हमने भी सरकार को दिया, हमारे पैकेट पर, हमारे पैसों पर एक तरह से तंगी वाली देखिए आकाश जी, मध्यम वर्ग की जो आवश्यकता है बिजली को लेकर, उसे पूरा करने के लिए राज्य में बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ किया जाना जरूरी है। तो उस एस्पेक्ट को देखते हुए मैं तो बार बार कह रहा हूं, जो जरूरतमंद लोग हैं वो 200 यूनिट से ज्यादा वैसे भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये इंक्रीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको जिस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं बिजली की, वो सही तरीके से दी जा सके, उन्हें उपलब्ध कराई जा सके, उसके लिए झारखंड में जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इम्प्रोवाइजेशन होना जरूरी है, जिसको लेकर ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसको हम जस्टिफाई करेंगे। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम उपलब्ध कराएंगे कि मध्यम वर्ग को ये फील होगा कि वो झारखंड राज्य में जिस तरह की उनकी आकांक्षाएं हैं बिजली को लेकर, बिजली की उपलब्धता को लेकर, वो सुनिश्चित की जा रही है। ठीक बात। अब एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा हुआ, लोग कहते हैं, मतलब जो बौद्धिक तबका है वो कहता है कि भाई 2500 रुपये आप दे रहे हैं, उसका एक पहला पक्ष ये है कि ठीक है कि महिलाएं आगे आ रही हैं, सामने आ रही हैं और खुद फैसला लेती हैं कि उनको क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, और वो मार्केट भी जा रही हैं, चूंकि अब पैसे हैं तो वो चीजों को इकोनॉमी ड्राइव हो रही है उससे। बिल्कुल। दूसरा पक्ष ये कहता है, जो बौद्धिक तबका है वो कहता है कि भाई आप अगर फ्री में किसी को मुहैया करा रहे हैं, अगर एक घर में 4 लड़कियां हैं या एक घर में 4 औरतें हैं जिनकी आयु 18 से 49 वर्ष की, और 4 लड़कियां ऐसे घर में हैं, तो 10,000 रुपया तो फ्री में आ गया। अब 10,000 रुपया जब फ्री में आ गया तो पुरुष वैसे जिनके कंधे पर जवाबदेही थी कि भाई आपको 4 महिलाएं, आपकी 3 बेटियां हैं, एक पत्नी है, इनकी देखरेख करनी है, एक बेटा है, इनकी देखरेख करनी है, तो बेटे को तो बेरोजगारी भत्ता मिला नहीं, 4 औरतों को 10,000 रुपये मिल गए। अब जो पिता है उसको तो कमाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो पहले भी अगर मान लीजिए पीने के बाद, शराब का सेवन करने के बाद वो किसी तरह घर से निकलता था कि हम अपने घर का ध्यान रखें, वो तो अब आराम से नहीं निकले, वो कहेगा कि भाई पैसा आ ही रहा, निकलने की क्या जरूरत है। तो निगेटिव एस्पेक्ट पे सरकार ने कभी इसकी विवेचना की है क्या? देखिए, हम हमेशा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पारिवारिक जो संबंध है वो आने वाले समय में बेहतर हो जी। तो अगर कई देशों में आप देखे होंगे जहां महिला ही मेन ब्रेड अर्नर होती है जी, ज्यादा कमाती हैं और परिवार को चलाती हैं,
उससे कोई दिक्कत नहीं, पुरुषों को भी इस स्थिति को समझना पड़ेगा और सिर्फ वित्तीय जो भी आपकी आमदनी होती है वो आधार नहीं होना चाहिए कि आपकी पारिवारिक खुशी उस पर निर्भर करे। आप लोड शेयर कर सकते हैं, आप जो जिम्मेदारी, वित्तीय जिम्मेदारी आप पहले पूरे पुरुष अपने कंधे पर उठाते थे, वो जिम्मेदारी को तो लोड को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब महिलाएं भी जिम्मेदारी लेंगी परिवार में, खर्चे कैसे चलाए जाएंगे, तो ये तो पुरुषों के लिए सुखद खबर है और पुरुष इसका अप्रिसिएशन करना चाहिए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मैंने अनुरोध किया है और पहले मैंने इस बात को रखा है कि जो भैया योजना, जो हमारे बेरोजगार युवा साथी हैं, जब तक उन्हें नौकरी नहीं लगती है, इस पर सरकार को निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि उन्हें भी हम आर्थिक रूप से कैसे स्वावलंबी बना सकते हैं जब तक वो खुद से अपनी आमदनी इंश्योर नहीं कर। ठीक, मतलब एक आखिरी मैया सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल, अभी बिरसा मुंडा के वंशज का देहांत हो गया, रिम्स अस्पताल के बाहर लगभग 7 घंटे तक वो एकदम, उनकी स्थिति बहुत खराब थी, वो रिम्स के बाहर स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में लेटे रहे। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई जब बिरसा मुंडा भगवान कहे जाते हैं, उनके वंशजों की स्थिति ऐसी है कि उनको अस्पताल में बेड नहीं मिलता, आप 2500 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, अगर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने में लगाते, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल जहां के अलग अलग राज्यों से भी मरीज आते हैं, इन चीजों पर खर्च हुआ होता तो शायद और बेहतर तरीके से काम हुआ होता। सब्सिडी पर एक लोड, सब्सिडी देने की वजह से एक लोड सरकार पर अत्यंत दबाव ज्यादा है, विकास के काम प्रभावित होते हैं और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर सरकार का फोकस कम होता है। अब सब्सिडी चूंकि देनी है, व्यवस्थाएं चूंकि देनी है, जो वादा है, जो घोषणा है, उसको जब कंप्लीट करना है तो दबाव ज्यादा है, उसके लिए पैसे की वसूल ज्यादा होगी दूसरे मध्यम वर्गों से, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर बहुत कम फोकस होगा। और उसका एक स्पष्ट उदाहरण दिखा कि बिरसा मुंडा के वंशज की मौत हो गई सिर्फ इलाज के अभाव में। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये लॉजिकल नहीं लगता ये जो आर्गुमेंट है कि मैया सम्मान योजना की राशि दी जा रही है इसलिए सिर्फ मैया सम्मान नहीं, मतलब तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना खर्च किया जाना चाहिए वो खर्च तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो व्यवस्था ठीक हो पा रही, वो व्यवस्था ठीक, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल ये स्वीकार करता हूं कि जिस तरह की आशा या आकांक्षा झारखंड की जनता को है अपने सरकारी अस्पतालों से, वो आकांक्षा पर अभी इतने सालों में हम अभी भी उस पर खरा नहीं उतर पाए हैं। उस पर निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर लेकर काम करना चाहिए। और मैंने तो बहुत बार इस बात को पब्लिक फोरम पे भी रखा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इन दोनों के क्षेत्र में अगर आपको बेहतर करना है तो सबसे पहले जो लोग सरकारी वेतन ले रहे हैं, विधायक हो, सांसद हो, पूर्व विधायक हो, पूर्व सांसद हो, सरकारी अफसर हो, इनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालयों में सुनिश्चित किया जाए, मैंडेटरी किया जाए। प्राथमिक शिक्षा क्लास 1 से 5 तक, उसके बाद आप कहीं जा सकते हैं। और प्राइमरी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो सरकारी अस्पतालों में किया जाए। अगर 4 दिन हमारे सरकार से वेतन लेने वाले लोग सरकारी अस्पतालों में पहुंचने लगे तो आप देखिएगा आकाश जी, व्यवस्था कैसे सुधरती है। मैं ये आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से, विधायकों से, पूर्व विधायकों से, पूर्व सांसदों से, जो भी सरकारी वेतन ले रहे हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करें। अगर वो जाना शुरू करेंगे, जब तक द वेयरर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस, जब तक हम जूता पहनेंगे नहीं वो कहाँ काट रहा है हमें पता नहीं चलेगा। तो हमें पहले अपनी स्थिति को संभालने के लिए खुद उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा। चाहे वो बिरसा मुंडा के वंशज हो, चाहे कोई आम आदमी हो, जब वो जाता है किसी सरकारी अस्पताल में, उसे किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ठीक, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आपसे कुछ जुड़े हुए राजनीतिक सवाल हम लोग कर लेते हैं। समीर मोहंती के साथ कैसे संबंध है? 2014 में आप जीते, बहुत अच्छे संबंध। 2019 में 60,000 वोटों के अंतर से उन्होंने आपको हराया। अच्छा, एक तो पहले डिसीजंस को लेके बताएं। आप बीजेपी गए तो क्या डिसीजन था, उधर से क्या ऑफर था? पहली चीज, ऑफर कुछ तो हुआ होगा, तब आपने सोचा होगा कि भाई चाहते हैं, या आपको पहले आपने भाप लिया कि जेएमएम के टिकट पे हम चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे? ये भी एक दिमाग में। देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने आपको स्पष्ट कहा, भारतीय जनता आने की वजह तो आपने बताई, जाने की वजह पार्टी में जाने की मेरी वजह थी कि मुझे लगा था कि राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आप ज्यादा लोगों का काम कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं कोविड काल में मैंने ये महसूस भी किया कि मेरे एक ट्वीट पर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की टीम होती थी, अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की टीम होती थी, तो मिलकर काम करते थे। ठीक, तो वो एक उम्मीद थी मुझे कि मैं ज्यादा काम कर पाऊंगा। लेकिन जो कार्यशैली यहाँ प्रदेश के नेताओं की है, जिस तरह से बर्ताव, उससे आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से। और मैं जब काम ही नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे काम करना है, और बिना पद पर रहे, मैंने 4.5 साल बिना किसी संवैधानिक पद पर रहे उतनी ही सेवा की या उससे ज्यादा सेवा की लोगों की जितना मैं विधायक रहते हुए करता था। तो मेरे लिए अब ये पद या किसी पार्टी से जुड़ा होना उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो जब मुझे अपने घर से
वापस आने का संदेश आया, घर में वापस आने का संदेश आया, तो मैं क्यों नहीं सुकून के साथ। ये संदेश किसकी तरफ से था? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की तरफ से जब मुझे बुलाया गया वापस, तो मैं वापस आया घर। ये आप आधिकारिक तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने आपको खुद बुलाया, या फिर आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ, या फिर आपने अप्रोच किया? आधिकारिक तौर पर मैं कह रहा हूँ। हाँ। मैं कितना भी अप्रोच करूं, जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता। तो उनका बुलावा आया और मैं वापस आया, बस। अगले 5 साल में खुद को कहाँ देखते हैं? मैंने फिर कहा आपको, हेमंत सोरेन जी जहां मेरा उपयोग करना चाहेंगे, मैं उस उपयोग के लिए उपलब्ध हूं। पार्टी के हित के लिए, मतलब राज्य के हित के लिए। एक देखिए, मैं हमेशा सोचता हूं कि राजनीतिक टेस्ट मैच होती है। एक पत्रकार जब किसी जगह ज्वाइन करता है तो उसके जहन में बहुत होता है कि भाई मुझे पीसीआर में जाना है, या मुझे एंकरिंग करनी है, या मुझे ग्राउंड पर जाना है, रिपोर्टिंग करनी है। संपादक को स्ट्रेंथ पता होता है, लेकिन उसके मन में भी छटपटाहट होती है कि मैं इस मंच पर जाऊं तो मैं कुछ और बेहतर कर पाऊं। तो कहाँ खुद को बेहतर आप देखते हैं? समीर मोहंती जगह खाली करेंगे 29 में, तो विधायकी के तौर पे आप खुद को देखते हैं कि नहीं बहरागोड़ा के लिए लड़ना है, या आप देखते हैं कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर मुझे जेएमएम को आगे लेकर जाना है, क्योंकि अब तो जेएमएम के विधायक भी, जेएमएम के सांसद भी अच्छी खासी संख्या में है। राज्यसभा में आपको लगता है कि महुआ मांझी के साथ मंच शेयर किया जाए, वहां आपको लगता है कि आप ढंग से परफॉर्म करेंगे। कुणाल सारंगी कहाँ देखते हैं, किस प्लेटफॉर्म पे, किस मंच? देखिए, मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कहा। इसके अतिरिक्त जवाब दीजिएगा कि कैप्टन कहाँ चाहते हैं? नहीं, क्यों मैं बोल रहा हूँ, जब आप किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जी, तो आप अपने लीडर को ट्रस्ट करते हैं। हाँ, कि वो, हम लोग सारे लोग, परमानेंट पोजीशन क्या होती है, क्या आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता है, वो स्थायी है। चाहे आप विधायक बने, राज्यसभा सांसद बने, लोकसभा के सांसद बने, कुछ भी बने, परमानेंट जो है वो पॉलिटिकल वर्कर होता है। तो जब टीम काम करती है, तो हम लोग सब एक टीम में काम कर रहे हैं, तो टीम के कैप्टन को ही निर्धारण करने दिया जाए वो आपका बेहतर इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। मैं तो कोई भी रोल कर सकता हूं, मैं पहले भी आपको कहा, मैं किसी भी रोल को करने थोड़े मैट्रिक हम भी पास हैं। ये बताइए कि ठीक है, मतलब वो तो आकाश जी ऐसा है, देखिए, जब आप रिपोर्टिंग, तो बेसिक काम है ना आपका, आप रिपोर्टिंग तो करते ही हैं। आप 4th पिलर पे रिपोर्ट कर रहे हैं, एनडीटीवी पे रिपोर्ट कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग काम है। अब रिपोर्टिंग आपका बॉस जो भी है, आपके एडिटर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि आकाश जी कुणाल जी का इंटरव्यू करेंगे, आकाश जी ऑन एयर रहेंगे, ऑन ग्राउंड रहेंगे, क्या करेंगे, तो बॉस को डिसाइड करने दीजिए। चिंता, जब आप, मैं एक छोटा सा फिलोसॉफिकल एग्जांपल आपको देता हूँ। जब आप हवाई जहाज में चढ़ते हैं, आपको पता नहीं होता पायलट कौन है, आप बैठते हैं। बिल्कुल। ट्रेन में जब आप चढ़ते हैं, ट्रेन जो चला रहा है आपको पता नहीं होता कौन है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ईश्वर सही मार्ग में सही समय पर सही जगह लेके जाएंगे। चलिए, ये पढ़े लिखे लोगों के साथ यही समस्या होती है कि वे आपको काउंटर करने का मौका नहीं देते, और कुणाल जी ने बाकायदा बेहतरी से जवाब दिया। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे पढ़े लिखे योग्य लोग जिन्होंने ढंग की पढ़ाई की, जिनका विचार, जिनका विमर्श झारखंड के हित के लिए हो, वैसे लोग आगे बढ़ें और झारखंड की समृद्धि में अपना कंधा लगाएं। वैसे लोगों का राजनीतिक मंचों पर, सामाजिक मंचों पर, साहित्यिक मंचों पर आते रहना और वहां दहाड़ते रहना बेहद जरूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल सारंगी जी, आपने बहुत विस्तृत तरीके से कोल्हान की राजनीति पर, कोल्हान की सियासत पर, और मैया सम्मान योजना की जो चर्चा हो रही है उसको लेके, बिजली दर में वृद्धि को लेकर, और इसके साथ साथ हेमंत सोरेन के साथ के आपके संबंध, और आने वाले 5 वर्षों में कुणाल सारंगी को हम लोग कहाँ देखेंगे, इसको लेके आपने जो विस्तृत जानकारियां दी हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और शुक्रिया तमाम दर्शकों का।